हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान। जैसा कि आप जानते हो कि हमने बायोलॉजी की सीरीज चला रखी है, एक नज़र सब कवर, कि पूरी बायोलॉजी हम कुछ दिनों में पूरी कंप्लीट कर लेंगे, पूरी बायोलॉजी पढ़ लेंगे 15 से 20 दिन में। अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट चला रखी जिसका नाम था ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, ब्लड सर्कुलेटरी पढ़ लिया है, और कल ही हमने कौन सा और एक हमने नर्वस रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पढ़ लिया है। आज अपन, जैसा कि मैंने कल भी कहा था आपको, कि आगे आने वाला जो वीडियो होगा वो एक्सक्रेटरी सिस्टम का होगा। एक्सक्रेटरी सिस्टम को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब बात करेंगे आज अपन जो पूरा वीडियो पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, कि उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड किस तरह एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस जो वीडियो है, जो पिछले 3-4 दिन से क्लास लग रही है, 4 दिन से क्लास लग रही है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो पे आइए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको पता है कि टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी मिल रही होगी, और बहुत से बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी किया है और वहाँ से वो पीडीएफ प्राप्त करते हैं और उसके बाद में उसकी वो प्रैक्टिस भी करते हैं। अगर इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ए पर्सन, कि प्रैक्टिस जो होती है वो एक आदमी को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाती है, और आप भी धीरे धीरे बायोलॉजी के अंदर परफेक्ट बन जाएंगे। नो टेंशन। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर। और पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। निम्न में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो तिलचट्टा होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉकरोच कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉकरोच कहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, तिलचट्टा ना देके वो कॉकरोच दे देते हैं, इसी वजह से। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तिलचट्टा, कॉकरोच, उसका जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? स्पाइकल्स होता है। इसी प्रकार से आज बात करते हैं तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग कौन सा होता है। ये एसएससी CHSL 2017 का पूछा गया सवाल है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। मैलपिगियन जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो तिलचट्टे का उत्सर्जी अंग होते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और मैं बात करूं 2019 की, 2019 में क्वेश्चन क्या आया था, इसी से आया था, देखना क्या था कि नेफ्रीडिया, इस पर क्या कर दिया? नेफ्रीडिया किसका उत्सर्जन होता है? तो ध्यान रखना, जो नेफ्रीडिया होता है वो होता है केंचुए का। ये आया था केंचुआ। नेफ्रीडिया जो होता है वो किसका होता है? केंचुआ। केंचुआ का अपन क्या बोलते हैं? अर्थवॉर्म। क्या बोलते हैं? अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म का उत्सर्जन नेफ्रीडिया होता है। कॉकरोच का क्या होता है? मेलपिगियन ट्यूब होती है। कॉक्सल ग्रंथियां जो होती है वो किसकी होती है? प्रॉन नाम का जो जीव होता है उनकी होती है। और ग्रीन ग्रंथियां जो होती है वो किसके उत्सर्जन होते हैं? आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य होते हैं, आर्थ्रोपोडा जो होता है उसके सदस्य जो होते हैं उसका उत्सर्जन होता है। इस तरह से चारों क्वेश्चन से कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आने वाले कॉम्पिटिशन के अंदर। नेक्स्ट सवाल, मनुष्य का उत्सर्जीय पदार्थ क्या होता है? आप सब जानते हो हम यूरिन त्यागते हैं, यूरिन मूत्र का विसर्जित करते हैं। यूरिन जो होता है वो किससे बना होता है? यूरिया से बना होता है। किससे बना होता है? यूरिया। तो हमारा जो उत्सर्जन होता है वो कौन सा होता है? यूरिया होता है। तभी तो आपको पता है कि हमें कौन सी श्रेणी में रखा गया है? हमें यूरियोटेलिक में रखा गया है। यूरियोटेलिक का मतलब होता है ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और हम जो है यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। तो मनुष्य यूरियोटेलिक में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो यूरिया निकालता है। तो नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है हमारा? यूरिया होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? यह सवाल आपसे पूछा गया कि मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? तो आप सब जानते हो कि हमारे मूत्र का रंग जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसकी वजह से? यूरोक्रोम की वजह से। जैसा कि आपने पढ़ा था कि मल का पीला रंग किसकी वजह से होता है? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन के कारण से। ये चीजें हमने पढ़ी थी पाचन तंत्र के अंदर, ये क्वेश्चन पढ़ा था। और आपसे मैं पूछ लूं यहां पर कि इस मूत्र की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? तो मानव मूत्र की पीएच कितनी होती है? जैसे किसी बच्चे ने कोई टॉयलेट कर दिया तो मतलब छी क्या कर दिया? छी मानी 6। तो मानव मूत्र की पीएच क्या होती है? 6 होती है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। मतलब इन चारों में से किसी एक को आप छोड़ देना,
बाकी सारे के सारे किसने किसी प्राणी का क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है। यूरिक एसिड, हाँ सर ये उत्सर्जित पदार्थ है, किसका है, ये जैसे पक्षी जो होते हैं ना, पक्षियों का उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिक एसिड, तभी तो इनको अपन कहाँ रखते हैं, यूरिकोटैलिक में रखते हैं। अमोनिया, अमोनोटैलिक, जैसे टैडपोल, मेंढक का जो टैडपोल है उसका उत्सर्जित पदार्थ है, या जलीय जीव जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनका उत्सर्जित पदार्थ है। क्या कार्बोहाइड्रेट उत्सर्जित पदार्थ है क्या, नहीं, कार्बोहाइड्रेट उत्सर्जित पदार्थ नहीं हो सकता, ध्यान रखना। यूरिया हमारा है ही है, तो इन तीनों में से कौन सा उत्सर्जित पदार्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सी वाला, कार्बोहाइड्रेट एक उत्सर्जित पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आजकल देखो हर कोई जो आदमी है वो पथरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोन से ग्रसित होता है। जैसे आप क्या डॉक्टर से क्या आप जब चेक करवाते हो तो बोलते हैं आप टमाटर मत खाना, या फिर टमाटर के जो बीज होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, मिर्च के बीज, भिंडी के बीज, ये बीज बड़े खतरनाक होते हैं, तो इनको देख के खाया करो आप थोड़ा सा, इनको निकाल के फिर, क्योंकि ये जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर स्टोन या पथरी बना देते हैं। और ये पथरी किसकी बनी होती है, तो ये पथरी जो होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ये क्वेश्चन हाल ही में चर्चा का विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले कंपटीशन में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि पथरी किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गुर्दे की संरचना होती है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं अपन। देखो जो किडनी होती है, इसकी जो इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। इसको हिंदी में भी अपन क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ध्यान से सुना। और नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला होता है मेल्पिगियन बॉडी, ये ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आएगा यहां से, फिर मुझे मत कहना कि सर ये बताओ आप इसे, अभी से समझ लेना अच्छे से। मेल्पिगियन बॉडी है, मेल्पिगियन काय। दूसरा होता है नेफ्रॉन बॉडी। नेफ्रॉन बॉडी का मतलब क्या होता है, व्रक्काणु काय। और इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन को व्रक्काणु बोलते हैं। ध्यान रखना, नेफ्रॉन व्रक्काणु। अब देखना, मेल्पिगियन जो बॉडी होती है, उस मेल्पिगियन बॉडी के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोमेरुलस, और दूसरा होता है बॉमेन कैप्सूल या बॉमेन संपुट इसको बोलते हैं अपन। इसके तीन पार्ट होते हैं, पीसीटी, डीसीटी और एचएल। समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कोवॉलेंटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कोवॉलेंटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका, एचएल हेनले लूप। तो इस तरह से नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। तो नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है, किडनी की इकाई होती है। और आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था फेफड़ों की इकाई क्या होती है। फेफड़ों की इकाई आपको बताई थी एल्वियोली। एल्वियोली का मतलब कुप्पिका। तो इसमें नेफ्रॉन ऑप्शन में दे रखा है, टिक कर दीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट, 70 किलोग्राम वाला व्यक्ति के बारे में क्या कह रहा है, वाले वयस्क पुरुष में 1 मिनट के अंदर, यानी 1 मिनट के अंदर दोनों गुर्दों के द्वारा एक साथ छानी गई रक्त की मात्रा कितनी होती है। 1 मिनट में जो किडनी होती है वो कितना रक्त फिल्टर करती है। देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स वो तो ब्लड का प्योरिफिकेशन करते हैं, और किडनी जो होती है वो ब्लड का फिल्टर करती है। तो प्योरिफिकेशन एक अलग चीज है और फिल्ट्रेशन एक अलग चीज है। तो फिल्टर कौन करता है, या सॉरी कितना करता है 70 किलोग्राम वाले व्यक्ति में, तो ये जो फिल्टर होती है लगभग कितना करती है, 1100 ml करती है। कितने मिनट में, 1 मिनट में। 1 मिनट में 1100 ml ब्लड फिल्टर होता है। ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट, हाँ यही सवाल है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट पूछ रहा है निम्न में से मानव शरीर किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है। अरे यार नेफ्रॉन अभी भी बताया था, नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है,
किडनी की, और किडनी से संबंधित क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रिएशन का मतलब ये होता है हमारी बॉडी में बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से क्या कर देना? रिलीज कर देना, उसे बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? सबको पता है कि हमारी बॉडी में जो मूत्र होता है वो कहाँ एकत्रित होता है? मूत्राशय में एकत्रित होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और इस यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र जो होता है, यूरिन जो होता है वो कलेक्ट होता है। यूरिन कहाँ कलेक्ट होता है? हमारे यहाँ मूत्राशय में कलेक्ट होता है। देखो ये चैप्टर काफ़ी इजी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं पूछी जाती है। जो डाइजेस्टिव में पढ़ी थी, जो आपने ब्लड सर्कुलेटरी में पढ़ी थी, जो आपने रेस्पिरेटरी में पढ़ी थी, ये चैप्टर थोड़ा चीप है। मतलब चीप होने का मतलब हो गया ये थोड़ा सा इजी है चैप्टर, इतना हार्ड नहीं है। इसमें सीधे क्वेश्चन आते हैं। घुमाने वाला क्वेश्चन आएगा एक, वो आगे आएगा, बताऊंगा मैं आपको। देखो ये भी कितना आसान सवाल है, फटाफट करते जाइए आप। बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी जल्दी आप सवाल करते जा रहे हो। देखो समय समय पर गुर्दा के द्वारा, या गुदा, सॉरी गुर्दा नहीं, गुदा, एनस बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। समय समय पर गुदा के द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं, तो समय पर मल जो बाहर निकलता है उसे अपन क्या कहते हैं? तो उस देखो किसी चीज का बाहर निकलना क्या कहलाता है? निष्कासन, यानी एक्सक्रिएशन, निष्कासित कर देना, रिलीज कर देना। अवशोषित थोड़ा ना करेंगे, अंतःग्रहण थोड़ा ना करेंगे, स्वांगीकरण थोड़ा ना करेंगे, इसका अपन क्या करेंगे? निष्कासन करेंगे। तो ध्यान रखना, निष्कासन यानी मल को त्यागना क्या कहलाता है? निष्कासन। क्योंकि मल भी एक प्रकार का क्या होता है? अपशिष्ट होता है। निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। बहुत से लोग सोचते हैं हमारा उत्सर्जी अंग खाली क्या हो सकता है? किडनी है। नहीं, एक बात बताओ, क्या फेफड़े उत्सर्जी अंग नहीं है? क्या CO2 बाहर निकालते हैं, तो फेफड़े भी उत्सर्जी अंग है। गुर्दा तो है ही है। कलेजा का मतलब क्या हो गया? लीवर। अब सर लीवर उत्सर्जी अंग है या नहीं है? है, क्योंकि यहां से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दोनों जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ये एक उत्सर्जी अंग है वास्तव में। लेकिन प्लीहा को अपन क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। और स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं, ठीक है। यह किसी प्रकार का उत्सर्जी अंग नहीं है। इसे तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, आरबीसी का बुच्चड़ खाना कहते हैं, और भी कई नाम होते हैं इसके। इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। वो सारा कौन होता है? स्प्लीन। तो ये किसी प्रकार का कोई अपशिष्ट पदार्थ स्रावित नहीं करता है। तो उत्सर्जन अंग कौन सा नहीं है? प्लीहा नहीं है। ध्यान रखना, कौन सा नहीं है? प्लीहा नहीं है। नेक्स्ट, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भाई इस किडनी के द्वारा किया, कि वृक्क मतलब किडनी के द्वारा। IAS का सवाल, अच्छा सवाल है, देखते हैं। किडनी में उत्सर्ग के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्क के धमनी का मतलब हो गया रेनल आर्टरी से वापस जाता है। ये बात सही है, क्योंकि देखो एक बात बताओ मुझे, किडनी में ब्लड छन के वापस जाएगा, धमनी में जाएगा नहीं जाएगा? चला जाएगा, वो तो छन के चला गया। ये बात सही है। बॉमन कैप्सूल या बॉमन संपुट के निस्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है। ये बात भी सही है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण, क्योंकि मैंने कहा था हमारी बॉडी से ग्लूकोज बाहर नहीं निकल सकता। ग्लूकोज का सबसे ज्यादा क्या हो जाता है? पुनर्अवशोषण हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन होने की वजह से ब्लड में वापस एनर्जी, यानी ग्लूकोज आता है तो टूटेगा तो एनर्जी बन ही जाती है। ये दोनों ऑप्शन सही है। तो विचार कीजिए कौन सा सही है। तो सही कौन सा है? पहला भी और दूसरा भी। तो देखिए ऑप्शन में आ गया केवल पहला, केवल दूसरा तथा दोनों सही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो ह्यूमन किडनी नहीं करती है? तो पहला काम, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण। जी बिल्कुल करती है, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने अभी बताया था आपको कि PCT DCT क्या करते हैं? जल का अवशोषण कर लेते हैं, तो नियंत्रण तो होता ही है, तभी कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरा, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं, ये काम नहीं लगता मुझे। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है?
इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? तो इंसुलिन हार्मोन शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, तो ये नहीं लगता है। यूरिया को छान कर बाहर करना, ये भी काम किसका है? किडनी का। भाई यूरिया को छानने का काम कौन करती है? किडनी करती है। कई हार्मोन का स्रावन करती है, हाँ, क्योंकि यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, वो कौन सा हार्मोन होता है? ADH हार्मोन होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है, जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा क्या होता है? कंट्रोल होता है। तो निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो किडनी जो होती है वो कौन सा कार्य नहीं करती है? शुगर को कंट्रोल नहीं करती है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, दोषयुक्त वृक्क वाले। दोषयुक्त वृक्क का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी किडनी क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अपोहन, अपोहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायलाइसिस कहते हैं। डायलाइसिस या डायलाइसिस बोल दो आप, डायलाइसिस बोल दो, कुछ भी बोल दो, डायलाइसिस अपोहन को कहते हैं। उपयोग किया जाता है, इनमें से निहित प्रक्रम है। देखो डायलाइसिस का जो प्रोसेस होती है, मैंने पहले कहा था, जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो आपने अपनी सोसाइटी में सुना होगा डायलाइसिस पे लिया गया है। डायलाइसिस में क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, क्योंकि उसके ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निष्कासित करने के लिए किडनी काम में आती है। पर उस व्यक्ति की किडनी फेल हो चुकी है। अब किडनी फेल हो चुकी है तो उस स्थिति में डायलाइसिस किया जाता है। अब डायलाइसिस जो होता है वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है? ध्यान रखना, परासरण प्रोसेस के द्वारा होता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है परासरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि परासरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि एक पारगम्य झिल्ली होती है जिसके द्वारा क्या होता है? छोटे और मोटे, छोटे बड़े जो कण होते हैं उनको रोका जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, गैसों का आदान प्रदान कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? विसरण विधि, डिफ्यूजन प्रोसेस, जो हमने कल रात को पढ़ा था। क्योंकि आपको पता है डेली रात्रि 8 बजे, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं लेट आते हैं। अरे आप लाइव पढ़ने का मजा ही कुछ हो रहा है। आप रात्रि 8 बजे रोजाना आया करो, मस्त होके पढ़ा करो बस आप। नेक्स्ट, डायलाइसिस का संबंध किससे? अभी बता था मैंने, डायलाइसिस जो होती है वो किससे संबंधित होती है? किडनी से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? किडनी से। अगर आपकी किडनी खराब हो गई तो आपको डायलाइसिस प्रोसेस पे ले लिया जाता है। देखो इतना कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेटेड नहीं इतना ये चैप्टर। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है। हमें पता है कि मूत्र की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक हार्मोन आता है। वो कौन सा हार्मोन आता है? ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन आता है। तो ADH ऑप्शन में गया? जी है, ADH ऑप्शन में है। अगर मैं आपसे पूछूं ADH हार्मोन कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि कौन से भाग से? पश्चपाली से। अपन जब कल परसों देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसमें ये बताएंगे आपको। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक होता है? तो देखो यूरिया जो होता है वो किसके द्वारा पृथक किया जाता है? रक्त से। देखो हमारा, देखो ध्यान से देखना, ये ब्लड है और इस ब्लड में क्या होता है? यूरिया भी होता है। और इस यूरिया को छानने का जो काम होगा, फिल्टर करने का काम करेगा ब्लड को, वो कौन करती है भाई? किडनी करती है। इज इट क्लियर? और किडनी क्या करती है? यूरिया को फिल्टर करती है या ब्लड से यूरिया को अलग करती है। तो कौन करती है? किडनी। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं। गुर्दे खराब हो गए, गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है, हमारे मान लो कोई व्यक्ति है जिसके मूत्र में क्या आ रहा है? एल्ब्यूमिन आ रहा है। ओके, तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल होने की, फेल मानी खराब हो गया, इसका कौन सा अंग फेल हो जाएगा? पीड़ित होने की संभावना है। तो ऐसा तभी संभव है जब किसी व्यक्ति की क्या खराब हो जाए? किडनी खराब हो जाए। क्या खराब हो जाए? किडनी। अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब होती है तो उसके मूत्र में एल्ब्यूमिन आएगा। तो इसमें क्या आएगा? वृक्क। वृक्क का मतलब देखो, वृक्क हो, गुर्दा हो, किडनी हो, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट देखना, जब किडनी कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? अब ध्यान से देखना आप मेरी बात। देखो एक बात बताना मुझे, ये किडनी करती क्या है? सर ये जो किडनी होती है वो ब्लड से, हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है? फिल्टर करती है। क्या करती है? फिल्टर करती है। अब मान लो, अब सपोज दैट
ये जो किडनी है ये ऐसा काम करती है। सपोज दैट ये जो किडनी है ये क्या हो गई, खराब हो गई। खराब हो गई तो क्या अपशिष्ट पदार्थ, ब्लड का अपशिष्ट पदार्थ फिल्टर होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए हमारे ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो वसा की अधिकता नहीं होगी, प्रोटीन की अधिकता नहीं होगी, शर्करा की अधिकता नहीं होगी। रक्त में नवजनित मतलब नया बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए किडनी का होना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है, एक्सक्रेट करती है, निष्कासित करती है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, वृक्क में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो हमारे किडनी से प्रति मिनट रक्त प्रवाह कितना होता है? तो अभी देखा था अपन ने 1100 से 1200 के आसपास। अब देगा सीसी। देखो सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूब सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, क्यूब सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखना। सीसी मतलब क्यूब सेंटीमीटर होता है। तो किडनी से प्रति मिनट औसत कितना रक्त प्रवाह होता है? 1200 सीसी के आसपास होता है। ये फिक्स वैल्यू होती है, इसको ध्यान रखना। अब देखिए, मानव का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ उत्पाद होता है। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था। फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि हमारे मनुष्य से उत्सर्जित पदार्थ जो होता है नाइट्रोजनी के रूप में कौन सा निकलता है, यूरिया निकलता है। तो यूरिया हमारा उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो कौन सा होता है, यूरिया होता है, ध्यान रखना, कौन सा, यूरिया होता है। अब यूरिया कैसे बनता है, कहाँ बनता है, वो अभी आगे आपको बता दूंगा मैं। नेक्स्ट सवाल, ये पूछ रहा है सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना द्रव छानती है? ये ध्यान रखना, 24 घंटे में जो द्रव होता है वो कितना छानती है? तो 24 घंटे में लगभग कितना लीटर, 180 लीटर। इसका वैल्यू लगभग दिया जाता है आपके वजन से दुगना, वजन से दुगना। आपका वजन जो होता है उससे दुगना ये छानती है। जैसे आपका वजन 60 है, तो देखो, अब देखो किसी व्यक्ति का वजन 2.5 किलो तो हो नहीं सकता, किसी का वजन मतलब 0.9 किलो तो हो नहीं सकता, किसी का वजन 9 किलो नहीं हो सकता। ये बच्चों का हो सकता है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का तो कम से कम क्या होगा भाई, 50, 60, 70, 80, 90 से होगा। तो कम से 180 लीटर, वजन से दुगना, ऐसे ट्रिक है, याद रखना। तो 24 घंटे में जो रक्त मनुष्य की किडनी से प्रवाहित होता है वो कितना होता है, लगभग 180 लीटर। नेक्स्ट, मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? इसको समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए आ जाओ, ध्यान से आप देखना, समझते हैं इसको कि मनुष्य में यूरिया, क्या पूछा है, मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? देखना ध्यान से, इस प्रोसेस को ध्यान से समझना। आगे वाले सवाल इसी प्रोसेस के बेस पर होंगे। देखो, हमारे शरीर में पाया जाता है प्रोटीन, सॉरी, खाने में प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन का पाचन होता है किसमें, अमाइनो एसिड में या फिर अमीनो अम्ल में होता है। और इस अमीनो अम्ल के विअम्लीकरण से, एमोनिफिकेशन के द्वारा, विअम्लीकरण के द्वारा अमोनिया बनती है। क्या बनती है, अमोनिया बनती है। अब यह अमोनिया जो होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, जहरीली होती है। क्या होती है, जहरीली होती है। और 1 ग्राम अमोनिया को त्यागने के लिए कम से कम 300 से 500 ml पानी चाहिए। अब इतना पानी हम तो नहीं दे सकते भाई, इसलिए क्या होता है, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें, यूरिया में। कौन से चक्र के द्वारा, ये चक्र जरूर ध्यान रखना, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। किसके द्वारा, ऑर्निथिन चक्र। इसे क्रैब हैस्ट्रक चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्निथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। कैसे, जैसे देखो, ये NH3 अमोनिया हो गई, इसके साथ CO2 जुड़ जाती है। अब CO2 जुड़ते ही ये बन जाएगा NH2CO NH2 CONH2, ये बन जाता है। इसी पार्ट को अपन बोलते हैं क्या, यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, साथ में इसके बन जाता है H2O। तो क्वेश्चन ये देखो, यहां से बहुत सारे निकलते हैं। और इस यूरिया का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में। यहां से इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जिसकी हद नहीं है कि यूरिया किसके निर्माण, यूरिया किसकी वजह से बनती है, प्रोटीन के या अमीनो अम्ल के।
अमोनिया अम्ल से अमोनिया, अमोनिया से यूरिया, कौन से चक्र के द्वारा, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। कितने अणु CO2 के जुड़ते हैं, 2 अणु जुड़ते हैं, बैलेंस करने के लिए 2 आते हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, विशेष ध्यान रखना, 2 आते हैं कहाँ, लीवर में। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है, रसायनों का कारखाना के जिसे आप कहते हो, बहुत सी चीजें आप कह सकते हो इन्हें। नेक्स्ट, वृक्क शरीर का जैविक अंग है, यह किसमें सहायक है, हाँ ये बात सही है, किडनी के संदर्भ में सही कौन सा है। शरीर द्रव्य को नियंत्रित करता है, ये बात सही है, यह जो होता है द्रव्य को कंट्रोल करता है। अम्ल क्षार को संतुलन बनाए रखता है, ये बात भी सही है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे तो अम्ल और क्षार पीएच बनी रहेगी। उपापचय खराब पदार्थों को बाहर निकालते हैं, तो एकदम ही करेक्ट है, क्योंकि इसका काम ही क्या होता है, किडनी का काम ही क्या होता है, एक्सक्रिएट करना, और उपरोक्त में सभी कार्य, ये सभी कार्य करता है, ऑल ऑफ दीज, कौन, किडनी। नेक्स्ट, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली अंग के होते हैं। देखो एक ऑप्शन देखना है इसके, आपको चाहे क्वेश्चन समझ में नहीं पर ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। गुर्दे किस प्रणाली के होते हैं, न्यूट्रिशंस, पोषण नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट मतलब प्रोवाइड करने वाले नहीं, ये तो ब्लड करता है, न्यूट्रिशंस खाना देता है, एक्सक्रिएशन, दैट इज राइट नाउ, एक्सक्रिएशन मतलब बाहर निकालना, रेस्पिरेशन श्वसन नहीं, तो क्या हो गया, एक्सक्रिएशन, ये सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है, कि जो मूत्र का जो निराकरण होता है, मूत्र उत्सर्जित होता है, उसका सही मार्ग क्या है। तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं, किडनी में सबसे पहले एक ऑप्शन चलो, गविनी, गविनी का मतलब होता है मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी बोलते हैं गविनी को। तो देखो सबसे पहले जो यूरिन होता है वो कहां बनता है, किडनी में, किडनी से कहां जाता है, मूत्र वाहिनी में, मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्र मार्ग में, ये सही ऑप्शन है। क्या डायरेक्ट मूत्र किडनी से मूत्र मार्ग में जाता है क्या, नहीं, पहले मूत्राशय में जाता है, फिर पहले गविनी में जाता है, फिर मूत्राशय में जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि सबसे पहले किडनी आता है इसलिए, तो सबसे ये ऑप्शन जरूर ध्यान रखना, पहले किडनी, किडनी से मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी से मूत्राशय, मूत्राशय से मूत्र मार्ग। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सुन लो ध्यान से, किडनी है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, इसे बोलते हैं यूरेटर, क्या बोलते हैं, इसको यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर, ये होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा है ना, ये यूरेटर होता है ऐसे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंग पूर्ण उत्सर्जी है, पूर्ण यानी पूरा। देखो नेफ्रॉन खुद एक वृक्क की इकाई है, ग्लोमेरुलस खुद नेफ्रॉन का पार्ट है, मैल्पी कार्य खुद इसका पार्ट है, तो इस तरह से आते आते सबसे बड़ा कौन हो गया, किडनी हो गया, तो किडनी है वो सबसे बड़ा पूर्ण उत्सर्जी अंग होता है। देखो भाई ये इतने आसान सवाल है जिसको आप इजी वे में कर सकते हो, लगातार वीडियो साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हर एक टॉपिक में क्लियर कराऊंगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। रोजाना चाहे मेरे घर पे कोई काम हो चाहे कुछ भी हो, आपकी कोई क्लास मिस नहीं होने दूंगा, जहां तक मुझे विश्वास है। नेक्स्ट 28, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। देखो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहां होता है, लीवर में होता है। क्या ऐसा ऑप्शन में है क्या, जी सर लीवर तो नहीं है, पर यकृत जरूर दे रखा है। क्या दे रखा है, लीवर, यकृत, कलेजा, जिगर, कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखो अभी मैंने कहा था कि ऑर्निथिन चक्र, आपको पता है कि अभी ऑर्निथिन चक्र को अपन क्या बोलते हैं, क्रैब हैंड्स चक्र भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा मैंने कहा था। तो ये क्या पूछ रहा है कि क्रैब हैंसलिट चक्र में क्या होता है, तो देखो इस चक्र में क्या हो रहा है, अमोनिया से क्या बनता है, यूरिया बनता है। अब देखना किडनी में मूत्र का सृजन नहीं, मूत्र का निर्माण नहीं होता है, यूरिया का निर्माण नहीं होता है, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन नहीं होती है, लीवर में यूरिया का संश्लेषण हेतु होता है। यह बात सही है कि जो लीवर होता है उसमें यूरिया का क्या होता है, संश्लेषण होता है। ऐसा किसमें, कौन से चक्र में, क्रैब हैंसलिट या ऑर्निथिन चक्र में होता है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 30 देखना, सामान्यतः उत्सर्जी नलिकाओं में बहते हुए निस्यंद से किसका पूरा पुनरावशन, मैंने अभी भी जस्ट कहा था आपको पिछले कुछ क्वेश्चन पहले कि सबसे ज्यादा पुनरावशन है सभी का, यानी कंप्लीटली
रीएब्जॉर्वेशन किसका होता है, तो किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। किसका होता है, ग्लूकोज का। बाकी ये जो तीनों हैं हमारे यूरिन में, यूरिन बोले तो मूत्र में प्रेजेंट होते हैं, बट ग्लूकोज जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन मूत्र में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट, समीपस्थ और दूरस्थ यानी पीसीटी और डीसीटी किस संरचना की भाग होती है। देखो अभी जस्ट मैंने बताया था कि पीसीटी और डीसीटी किसका भाग होती है, नेफ्रॉन का पार्ट होती है, क्योंकि नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, मेल्पिगियन बॉडी, नेफ्रॉन बॉडी। नेफ्रॉन बॉडी के भी तीन पार्ट, पीसीटी, डीसीटी, एचएल, हैंले लूप जिसको आप कहते हो। तो ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। ये क्वेश्चन आपके पक्का पूछा जा सकता है इससे लेकर। कीटों का उत्सर्जी अंग क्या होता है। देखो कीटों का उत्सर्जी अंग क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, क्योंकि जो कीट होते हैं उनको रखा गया है यूरिकोटैलिक में। किस में रखा गया है, यूरिकोटैलिक में। देखो कीट अमोनिया निकाल नहीं सकते, क्योंकि अमोनिया निकालने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है और इतना पानी तो इनमें होता ही नहीं है, 300-500 ml। यूरिया ये निकाल नहीं सकते, ग्वानिन ये निकाल नहीं सकते, तो बचा क्या, यूरिक एसिड, जो पक्षियों के अंदर, कीटों के अंदर आता है। नेक्स्ट, और इसको किस श्रेणी में लेते हैं, यूरिकोटैलिक। देखो पक्षियों का भी उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, पक्षियों का उत्सर्जित पदार्थ अभी भी बताया था कौन सा होता है, यूरिक एसिड होता है। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, पक्षी जो होते हैं वो 1 ग्राम यूरिक एसिड निकालने के लिए, मतलब 1 ग्राम के लिए इनको खाली 10 ml पानी चाहिए। कितना ml पानी चाहिए, 10 ml पानी चाहिए। तो इतना तो इनके पास होता ही है, तो ये 10 ml पानी निकाल देते हैं। तो पक्षियों का उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। इसलिए पक्षियों को कहा रखा गया है, यूरिकोटैलिक में। किस में रखा गया, यूरिकोटैलिक श्रेणी में रखा गया है। अमोनोटैलिक, अमोनिया निकालने वाले, यूरियोटैलिक, यूरिया निकालने वाले, यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड निकालने वाले। इसी प्रकार से और भी बहुत से होते हैं। जल आवश्यक लवणों का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जल आवश्यक लवणों तथा अन्य लाभदायक पदार्थों का पुनरावशोषण मुख्यतः किसमें होता है। तो ध्यान से देखो, इसका जवाब दीजिए। जल आवश्यक लवणों का अन्य लाभदायक पदार्थों का पुनरावशोषण किसमें होता है। तो ये जो आवश्यक लवण, जो लाभदायक पदार्थ जो होते हैं, उनका रिएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी भाग में होता है। कौन से भाग में होता है, पीसीटी भाग में होता है। और पीसीटी में जल का कितना प्रतिशत अवशोषण होता है, लगभग 75%। देखना, हैंले लूप इनमें से किसका अवशोषण करती है। तो हैंले लूप किसका अवशोषण करती है, सोडियम क्लोराइड और जल का अवशोषण करती है, क्योंकि ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ होता है, पीसीटी में हो जाता है। इस वजह से इसका कोई अवशोषण होता नहीं है, इसका होता नहीं है, तो बचा क्या, यानी साल्ट लवण में आ जाता है तो वैसे, पर इसका पीसीटी में होता है। और इसका जो होता है सोडियम क्लोराइड और जल का, ये कौन करती है, हैंले लूप रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है। ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट, मानव में एडेनिन और ग्वानिन। देखो सबसे पहले बता देता हूं, हमारा जो डीएनए, जो आपने देखा होगा नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन आपने देखा होगा। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक कैंपेन चलाया था, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स। सभी कोचिंग वाले साथ थे, बच्चों का बहुत अच्छा साथ था। और इसी वजह से तो आज हम इतना स्पीड से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डेट आ चुकी है एनटीपीसी रेलवे की, इसी वजह से। तो वहां पर एक जो चैनल था उसका भी बाइकआउट किया था, आज तक चैनल। जैसे आज तक, देखो आज तक, ये आज तक चैनल है, इस चैनल का बाइकआउट कर दिया था सभी चैनलों का, क्योंकि सब के सब मतलब क्या है, आप सब जानते हो, इशारा काफी है मेरा। तो आज तक चैनल, तो आज तक एज ए एडेनिन, जी से ग्वानिन। देखो एडेनिन और ग्वानिन, टी से थाइमिन, सी से साइटोसिन। तो इसे ध्यान रखना, आज तक प्यूरिन पिरिमिडीन। तो क्वेश्चन देखो, एडेनिन और ग्वानिन को लेकर कई बार क्या होता है, इसे दे देता है कि मनुष्य प्यूरिन किस रूप में उत्सर्जित करता है। तो हम जो प्यूरिन है वो किस रूप में उत्सर्जित करते हैं, यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित करते हैं। देखो हमारा मुख्यतः उत्सर्जित पदार्थ तो यूरिया होता ही है, पर हम यूरिक अम्ल का भी क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। तो एडेनिन और ग्वानिन बोल दे चाहे प्यूरिन बोल दे, ये किस रूप में उत्सर्जित होता है, यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37। मनुष्य का लीवर क्षीण हो जाए
एक बात बताओ, लीवर खराब हो जाए तो रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? अब देखो एक बार, ये लीवर खराब हो गया आपका, लीवर खराब हो गया तो क्या अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। और ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगी तो ब्लड में किसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी? अमोनिया की बढ़ जाएगी। सर साफ साफ दिख रहा है, किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? अमोनिया की बढ़ जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा? नुकसानदायक होगा। नाइट्रोजन क्षारक तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार होता है, किसमें होता है? उत्सर्जन तंत्र में होता है, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं? उत्सर्जन तंत्र। बच्चे सोच रहे हैं आज तो सर स्पीड में करवा रहे हो, स्पीड नहीं, आसान सवाल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको इतना ज्यादा कोई घुमा के पूछेगा भी नहीं, डायरेक्ट सवाल यहीं से निकल के आएंगे, नो टेंशन, आप तो बिंदास होके पढ़िए। तो उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है? उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, यूरिया किसके लिए विघटन से उत्पाद यूरिया किसके विघटन से उत्पाद बनता है? देखना, ये आंसर देगा। यूरिया कहां से आया? अमीनो अम्ल को, किससे आया भाई? अमीनो अम्ल। क्या ऑप्शन में है? गया देखो, वसीय अम्ल, ग्लूकोज नहीं है, अमोनिया नहीं है, अमीनो अम्ल ऑप्शन में है या नहीं है? तभी तो मैंने कहा था इस चक्र को आप ध्यान से समझते हो तो यहां से बहुत से सवाल निकल के आते हैं। तो अमीनो अम्ल के विघटन से क्या बनता है? यूरिया बनता है। नेक्स्ट, सिंपल सा, मूत्र की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? देखो कई बच्चे इसका आंसर देंगे एडीएच, देखो दे भी रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। ये रेलवे का सवाल है भाई, रेलवे में लगना नहीं गया इस बार, अब की बार रेलवे पार। तो एडीएच नहीं, एडीएच मानता हूं, एडीएच सही है, पर एडीएच के साथ साथ कई बार क्या होता है? एल्डोस्टेरोन। कौन सा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी थोड़ा क्या होता है इसके लिए जिम्मेवार होता है। इसी वजह से मूत्र की मात्रा का जो नियंत्रक होता है वो एडीएच के साथ साथ, अगर आपको हाँ एल्डोस्टेरोन ना देता यहां पर खाली एडीएच, तो अपन एडीएच को ठीक करते। नेक्स्ट, वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसके आयनों का पुनरावशोषण होता है? अभी अभी बोला था, किसके आयन पुनरावशोषित होते थे? सोडियम क्लोराइड के जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं? पुनरावशोषण होते हैं, रीएब्जॉर्प्शन होते हैं। किसका आयन? सोडियम क्लोराइड के। क्यों? क्योंकि ये जो सोडियम क्लोराइड ब्लड के लिए जरूरी होता है, एसेंशियल होता है, इसी वजह से। नेक्स्ट, पक्षी यूरियोकोटेलिक होते हैं। क्यों होते हैं भाई पक्षी यूरियोकोटेलिक? क्यों होते हैं? इनका भार कम होता है क्या? नहीं। जल की क्षति ना हो, सही बात है। इनका ताप ना हो, ना घटे, नहीं, ये भी नहीं। क्योंकि एक मैंने अभी बताया था कि 1 ग्राम यूरिक एसिड निकालने के लिए कितना ml पानी चाहिए? खाली 10 ml पानी चाहिए। तो इतना तो ये कर सकते हैं, इसीलिए यूरिकोटेलिक की श्रेणी में कौन आते हैं? पक्षी आते हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड निकालते हैं। तो इस वजह से किस कारण ग्लोमेरुलस से रक्त प्लाज्मा का बोमेन कैप्सूल में निस्पंदन होता है? तो ये जो वजह है, यह वजह किस लिए होती है? देखना, वापस सुनना, क्वेश्चन क्या है? ग्लोमेरुलस, देखो ऐसे आप पढ़ोगे जब कभी, ये ऐसे नेफ्रॉन होता है, ऐसे नेफ्रॉन होता है, और ऐसे गुच्छेकार आकार में ये पूरा मेलपिगिन क्या होता है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये होता है ग्लोमेरुलस, ये होता है बोमेन कैप्सूल होता है, बीसी होता है, ठीक है। और रक्त में प्लाज्मा, ग्लोमेरुलस से रक्त के प्लाज्मा का बोमेन संपुट में, इसमें निस्पंदन किसके द्वारा होता है? तो ये सारा काम हो जाए प्रेशर की वजह से, यानी इसमें जब ग्लोमेरुलस प्रेशर लगता है, इसकी सारी चीजें आपको क्या हो जाती है? छन जाती है। अगर बिना प्रेशर होगा तो छनेगी नहीं। नेक्स्ट, यूरिया का संवहन कौन करता है? देखो यूरिया का जो संवहन होता है वो कौन करता है, इसके बारे में ध्यान से देखना आप। देखो, आरबीसी किसका संवहन करती है? गैसों का। डब्ल्यूबीसी क्या करती है भाई? डब्ल्यूबीसी फाइट करती है एंटीजन के खिलाफ। लेकिन जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या करता है? हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल मतलब अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करता है। कब करेगा? जब ये इसके साथ संवहित होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा के ही क्या करता है? इनका यूरिया का संवहन करता है। यानी यूरिया को, जो ब्लड में जो यूरिया होता है उसको किडनी तक ले जाने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ऑर्निथिन चक्र का संबंध किससे होता है? अभी पढ़ा था। ऑर्निथिन चक्र का संबंध किससे होता है? तो देखो ऑप्शन में है क्या? उत्सर्जन। ओके, ज्यादा कोई मुश्किल सवाल है नहीं। सबसे ज्यादा विषैला उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है? मैंने कहा था ये सबसे ज्यादा क्या होता है? जहरीला होता है। कौन है?
अमोनिया। तो अमोनिया सबसे ज्यादा क्या होता है, जहरीला होता है। अगर ये जहरीला नहीं होता तो अपन अमोनिया ही निकाल देते, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या होता है, जहरीला होता है। नेक्स्ट, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं। देखो यूरियोटेलिक का मतलब क्या होता है, जो यूरिया निकालते हैं। यूरिकोटेलिक का मतलब क्या होता है, जो यूरिक एसिड निकालते हैं। यूरिनीमिया का मतलब होता है कि हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ गई है। इस स्थिति को बोलते हैं अपन यूरिनीमिया। क्या बोलते हैं, यूरिमिया कहते हैं। इज इट क्लियर। और यूरोक्रोम की वजह से हमारे मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है। नेक्स्ट, नेफ्रॉन्स की समीपस्थ कुंडलित नलिका कितना जल अवशोषित करती है। मैंने अभी भी कहा था कितना परसेंट, 75%। जैसा आपको पता है कि मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था तो मैंने कहा था 75% ये क्या करती है, अवशोषित कर लेती है जल को। कौन, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कोवॉल्यूंटेड ट्यूब्यूल। आगे देखना 49 सवाल पर भी आगे देखो, इतना जल्दी आज। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में से कितना मूत्र त्याग करता है। तो आप कम से कम कितना मूत्र त्याग करते हो, 1.5 लीटर। ध्यान रखना, कितना लीटर, 1.5 लीटर। इसलिए आपको कम से कम 3 से 4 लीटर, तो 3 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए, यानी 3 बोतल पानी की तो पीनी चाहिए। नेक्स्ट, चाय पीने के बाद अधिक मूत्र, क्योंकि मैंने कहा था कि जो चाय जो होती ना, इसके अंदर पाया जाता है कैफीन, और कैफीन जो होता है उसकी वजह से, देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने कहा था चाय जब आप पीते हो तो चाय में कैफीन पदार्थ होते हैं, जिसकी वजह से एडीएच का श्रावण, एडीएच की वजह से मूत्र का श्रावण बढ़ जाता है। तो इस, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, कैफीन पदार्थ पाया जाता है। चाय और कॉफी में क्या होता है, कैफीन होता है। ध्यान रखना। डायबिटीज इंसिपिडस, देखो हमने कहा था एडीएच हार्मोन। आपको जब मैं ग्रंथ पढ़ा, वैसे तो मैंने कम से कम ग्रंथों के 9 और 3 12 वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, एक एक ग्रंथों को डिटेल से पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखें वो वीडियो आप। तो उस समय मैंने बताया था, हालांकि मैं अंतःस्रावी का चैप्टर आगे भी लूंगा, पर वो वीडियो जरूर देखें आप। तब मैंने कहा था एडीएच, तो वो एडीएच हार्मोन का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसे वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। पहली बात तो एडीएच या वैसोप्रेसिन की कमी की वजह से होने वाला रोग जो है वो कौन सा है, डायबिटीज इंसिपिडस। एक होता है डायबिटीज मेलिटस, जो इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट सवाल देखना, मानव में अमोनिया जो जहरीला होता है को यूरिया में बदल देता है। देखो अमोनिया को यूरिया में बदलने कौन कौन करता है, लीवर। ऑप्शन में लीवर है क्या, सर है भाई। एनटीपीसी में यही सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं, तो आप आराम से क्लियर कर लोगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट 53, मांसल नलिकाएं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। तो देखो वापस देखना, मांसल नलिकाएं जो मूत्र को गुर्दे से निकालकर मूत्राशय, देखो ये किडनी है और ये यूरिनरी ब्लैडर है, और इन दोनों को जोड़ने का काम जो करती है वो कौन करती है, मूत्रवाहिनी करती है। ऑप्शन में है मूत्रवाहिनी, जी सर है। बस यही सवाल हो गया, चित्र को देखकर आप सवाल का जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का भी मतलब क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। और ये शुद्धिकरण जो होता है वो किससे संबंधित, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उत्सर्जन से संबंधित होती है। ये डी ग्रुप का पूछा गया सवाल है रेलवे के अंदर। नेक्स्ट वासा डिफरेंस यानी शुक्र नलिका जो होती है से आने वाली ट्यूब के साथ एग्जुट होती है और मूत्र मार्ग यूरेथ्रा नामक आम मार्ग बन सके। ऐसा कब, जब मूत्राशय, क्योंकि देखो ये सारी चीज आती है मूत्राशय के अंदर आती है। किसमें आती है, मूत्राशय में आती है, क्योंकि ऑप्शन भी देखो तो आप ऐसा ही मिल रहा है। और मूत्राशय में आकर, जैसे देखो ये मान लो आपका मूत्राशय हो गया, अब जाके यहां पर जाके क्या बनता है, मूत्र मार्ग बनता है। तो इसके बारे में बात कर रहा है। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना नियंत्रित कर सकते हैं। एक बात बताओ, आप मूत्र को कंट्रोल कब कर सकते हो, जितने आपकी कैपेसिटी है तब कंट्रोल कर सकते हो। देखना मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर आपको क्या पता है कि मूत्राशय में पानी ज्यादा है कि कम है। अगर कम है तो फिर आप कंट्रोल में है ही वो। मूत्राशय के आसानी से बढ़ने पर, मूत्राशय के आसानी से नहीं बढ़ने पर, यह भी कोई नहीं हुआ।
स्पिंचर मांसपेशी या मूत्राशय मूत्रमार्ग के बीच मौजूद होने पर नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मांसपेशी या मूत्राशय के तंत्रिका तंत्र नियंत्रण होने पर कि हमारी एक बात तो तंत्रिका तंत्र हमारी बोलती है अब तो निकालने पड़ेगा, तो निकालने पड़ेगा। तंत्रिका तंत्र ने कहते हैं नहीं रोक लो, तो रोक सकते हो। जब तक आपको नर्वस सिस्टम ऑर्डर नहीं करता तब तक आप नहीं रिलीज कर सकते। तो किसकी वजह से? ए ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुने जो तीनों से भिन्न है। अब देखना, समीपस्थ संवहित नलिका, पीसीटी प्रॉक्सिमल कोवोलेंटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कोवोलेंटेड ट्यूब्यूल और बॉमेन कैप्सूल, ये तीनों किससे संबंधित है भाई? किडनी से। निश्चल कणिकाएं जो होती है वो न्यूरॉन, देखो एक तो होता है नेफ्रॉन, एक होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब होता है तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। तो ये जो है इन तीनों से भिन्न है, अलग है। तो इस तरह से हमने 2018 के भी कई कॉम्पिटिशन क्वेश्चन कर लिए हैं। ये था आपका चैप्टर नंबर एक्सक्रीटरी सिस्टम। कुछ ही मिनटों में या 1 घंटे के आसपास के अंदर ये हो चुका आपका। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, अपने अभी तक कितने चैप्टर पढ़ लिए? देखो डाइजेशन पढ़ लिया, उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी था, उसके बाद में रेस्पिरेटरी था, एक्सक्रीटरी, 4 सिस्टम हमने पूरे कर लिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको कल जरूर सुबह मॉर्निंग में कोशिश करूंगा इस बार में जल्दी देने की। इंस्पेक्टर एकेडमी सीकर के नाम से जो टेलीग्राम है इस पर दूंगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इंस्पेक्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, वो तो आपको पता ही है। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में, तो चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद। तो कल जरूर मिलते हैं रात्रि 8 बजे, तो देखना ना भूलिए कल का नया